Hi, welcome to this exclusive platform for NEET, and today we are starting with a very beautiful topic which is Newton's laws of motion. We all know that Newton's laws of motion is a very conceptual and very significant topic. जितने भी आगे किए आपके subsequent topics होंगे like the work energy, the rotational mechanics, the collisions, सब में इस topic का Newton's laws of motion का काफ़ी ज़्यादा use होगा. And apart from being significant, it is also a very beautiful topic. आप यहाँ पे देखोगे जो मैकेनिक्स कोर मैकेनिक्स की ब्यूटी है वो आपको दिखेगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम रोड मैप देख लेते हैं कि हमारे आज के क्लास का रोड मैप क्या होगा. आज की क्लास को आप कह सकते हो कि मेनली ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी. जो पहला पार्ट होगा उसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोर्स, फोर्स क्या होती है, थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे एरिस्टोटल टू न्यूटन. फिर हम देखेंगे कि इनर्शिया का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फर्स्ट लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, कि वो एक सेट ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स को डिफाइन करता है जिसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. फिर हम जब पार्ट 2 में आएंगे लेक्चर के सेकेंड हाफ में, तो वहाँ पे हम देखेंगे देयर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ लीनियर मोमेंटम. देन वी सी व्हाट इज़ द कोरिलेशन, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या कोरिलेशन होती है, क्या इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है. फिर हम देखेंगे किस तरीके से हम लीनियर मोमेंटम का चेंज पता लगाते हैं और इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. तो आप देखोगे जो पार्ट 1 है वो क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है. यहाँ आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये कंसेप्चुअल और रीजनिंग टॉपिक है. ठीक है, और जो पार्ट 2 है इसमें कंसेप्चुअल और रीजनिंग के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपको मिलेंगी. ठीक है, और आप देखोगे कि इस लेक्चर के साथ एक पीडीएफ वर्कबुक होगी जिसका आप लिंक देख सकते हो, डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है. ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, अगर आप इसका बेस्ट अंडरस्टैंडिंग और एब्जॉर्प्शन चाहते हो क्लास का, तो व्हाट आई रिकमेंड कि आप उस पीडीएफ वर्कबुक को डाउनलोड कर लो और आफ्टर द क्लास आप जितने भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं उसे वर्कआउट कर लीजिए फॉर द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अगर हम बात करें कि ये फोर्स होती क्या है, तो अगर आप अपनी एवरीडे लाइफ में देखो तो फोर्स का सिग्निफिकेंस, फोर्स का रोल आपको चारों तरफ दिख जाएगा. हर एक एक्सपेक्ट में आपको फोर्स दिखेगी. आप चल रहे हो किसके वजह से, फोर्स के वजह से. मैंने पेन किसके वजह से पकड़ा है, फोर्स के वजह से. कोई बिल्डिंग से स्टैंड कर रही है किसके वजह से, फोर्स के वजह से. इनफैक्ट लाइफ प्लैनेट पे किसके वजह से पॉसिबल है, द ग्रेटेस्ट लव ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज द ग्रेविटी बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट. ओके, तो इफ यू सी फोर्सेस एवरीवेयर, चारों तरफ आप फोर्सेस देखोगे. यहाँ मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशंस दिखाया हूँ, जैसे अ मैन इज पुलिंग अ ब्लॉक, प्लैनेट इज अट्रैक्टिंग द एप्पल, एंड एक मैग्नेट है जो आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये कुछ इलस्ट्रेशंस है जिसमें हम फोर्स के रोल को देख सकते हैं. तो अगर हमें डिफाइन करना हो व्हाट इज अ फोर्स, तो यू कैन से इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स which can change the state of motion of the object. Simply you can say it is an interaction between the two objects which can change the state of motion of the objects. Okay, now let's see. अब अगर हम थोड़ा सा टाइमलाइन में जाते हैं, तो अगर हम थोड़ा 384 BC के समय जाए एट द टाइम ऑफ एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल का ये मानना था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन में मेंटेन रखना है तो आपको उस पर लगातार फोर्स लगानी होगी. यानी an external force is required to keep the body in motion. But now we know कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है. आपको बॉडी के मोशन को स्टार्ट करने के लिए फोर्स चाहिए, बट यूनिफॉर्म मोशन उसका नेचुरल स्टेट होगा, उसको मेंटेन करने के लिए अपने को कोई फोर्स नहीं चाहिए. तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एरिस्टोटल्स फैलेसी. ठीक है, ये एरिस्टोटल का एक गलत कंसेप्ट था. और अगर आप देखो, क्योंकि उस समय एरिस्टोटल के समय फ्रिक्शन की अवेयरनेस नहीं थी, फ्रिक्शन का नॉलेज नहीं था. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स तो थी बट फ्रिक्शन का नॉलेज नहीं था कि फ्रिक्शन भी कुछ होता है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, अगर आप सोचो कि एक बॉल है और आपने बॉल को हिट किया, आपने किक कर दी ग्राउंड पे, तो बॉल चलना शुरू कर देगी. थोड़ी देर बाद बॉल खुद ब खुद रुक जाएगी. तो हमें लग रहा है ऐसा कि वो खुद ब खुद रुक रही है. तो हमें ऐसा लगेगा कि अगर आपको उसको कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलाए रखना है तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाए रखना होगा. बट ऐसा नहीं है, बॉल खुद ब खुद नहीं रुक रही है. वहाँ पे सरफेस एक फोर्स लगाता है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से बॉल रुक रही है. अगर हम ऐसा विजुलाइज करें कि अगर फ्रिक्शन ना हो
अगर सरफेस और बॉल के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो द बॉल वुड बी कीप ऑन गोइंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर एवर एंड एवर, ठीक है। तो नो फोर्स इज नीडेड टू मेंटेन द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करने के लिए हमें कोई भी फोर्स नहीं चाहिए, हाँ मोशन स्टार्ट करने के लिए हमें फोर्स चाहिए, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, इफ यू कम नियर लाइक 1564 टू 1642 AD, तो देयर वाज अ साइंटिस्ट गैलीलियो, और गैलीलियो ने ये कहा, इन्होंने एरिस्टोटल के कंसेप्ट को चेंज किया और इन्होंने कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, नेट, जब भी मैं बात करूंगा फोर्स की उसका मतलब होगा नेट फोर्स। तो अगर किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, अगर किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो वो अपने नेचुरल स्टेट को मेंटेन रखेगी। नेचुरल स्टेट मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फॉर एवर एंड एवर वो रेस्ट पे रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन पे है तो फॉर एवर एंड एवर वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अगर उस पर कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। और ही गेव द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, दैट इज द रेजिस्टेंस टू चेंज। हर बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम इनर्शिया कहते हैं, और इनर्शिया को आप कह सकते हो कि एक उसकी इनएबिलिटी होती है, वो अपने स्टेट में चेंज नहीं लाना चाहती है, वो अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहती है। कोई चीज़ अगर रुकी है तो वो उसी स्टेट पे रहना चाहेगी, कोई चीज़ अगर मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में तो वो अपने मोशन को मेंटेन करना चाहेगी। इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं, अ रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। नो इफ़ यू नो, हमने जैसे लोअर क्लासेस में पढ़ा था, एक हल्का सा रिकैप कर ले कि इनर्शिया का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ मोशन। देखिए रेस्ट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ मोशन, आपको ये अलग अलग कहने की जरूरत नहीं है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन में सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि रेस्ट के लिए वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एंड मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, उतना ज़्यादा उसमें इनर्शिया होगा, ठीक। फिर वी ऑल नो कि जैसे तीन तरीके की इनर्शिया आप डिफाइन कर सकते हो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होता है बॉडी अपने रेस्ट के स्टेट की टेंडेंसी होती है कि अपने रेस्ट के स्टेट को मेंटेन करे, राइट। जैसे मान लो कोई कॉइन है और आपने कार्डबोर्ड पे रखा हुआ है और आपने जर्क दे दिया कार्डबोर्ड को, तो कॉइन अपने रेस्ट के स्टेट को मेंटेन करता है और ग्लास में गिर जाएगा। मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि बॉडी अपने मोशन के स्टेट को टेंडेंसी मेंटेन करने की। जैसे कोई भी बस है, कोई पैसेंजर है और वो हैंडल पकड़ के सपोज स्टैंड करा, बस जैसे ही स्टार्ट होगी ये पीछे की तरफ फॉल होगा, राइट। इसी तरीके से डायरेक्शन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने मोशन के डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहे, तो मान लो आप कार ड्राइव कर रहे हो और जब आप सर्कुलर टर्न लेते हो तो कार अपने डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहती है, तो जैसे ही आप सर्कुलर टर्न लोगे तो आप पे एक रेडियल फोर्स लगती है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे मैंने कुछ आपको बताया इनर्शिया क्या होता है, ऑलरेडी मेरे ख्याल से ये सब आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एक हमने रिकैप कर लिया। Now we all know, let's see what are the some effects of the force. क्या क्या फोर्स इफेक्ट ला सकती है। तो इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, इट कैन चेंज द डायमेंशंस, द साइज और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्पीड में चेंज आ सकता है, डायरेक्शन में फोर्स चेंज ला सकती है और डायमेंशंस में चेंज ला सकती है, राइट। नाउ से आफ्टर गैलीलियो वी हैव न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, और जो न्यूटन्स के तीन लॉज है विच आर कंसिडर्ड एज द पिलर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। जो पूरे फाउंडेशन है, पूरे बेस है मैकेनिक्स के, वो न्यूटन्स लॉज है, ठीक। नो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, जिसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। देखिए जब ऑब्जेक्ट की जो लीनियर साइज है वो 10⁻⁻⁶ मीटर से ज़्यादा हो और जो ऑब्जेक्ट की स्पीड हो वो स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम हो, तो वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल से गवर्न होती है, ठीक। अगर यहाँ पे जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसकी साइज बहुत ही नेग्लिजिबल है, से लेस देन 10⁻⁻⁶ मीटर, और या वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा है, तो वहाँ न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई नहीं होती है, वहाँ न्यूटन्स के लॉज इनकम्प्लीट हो जाते हैं, वहाँ हमें क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी लगानी होती है आइंस्टाइन की, ठीक है। हालांकि हमारा जो प्रेजेंट कोर्स है, हमारा जितना स्कोप है सिलेबस का, उसमें हम इन्हीं कंडीशन को डील करते हैं, यानी हम क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। Now let's see what is Newton's first law, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
ऐसे तुम फर्स्ट लॉ बहुत ही लोअर क्लासेस से पढ़ते आते हैं ना, कि अ बॉडी एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू डू सो और इन यूनिफॉर्म मोशन विल मेंटेन इट्स यूनिफॉर्म मोशन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स। बट आप इसका सिग्निफिकेंस समझो। पहली चीज़ तो है कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो पर्टिकुलर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करता है, जिसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक, तो ये कहता है इन सर्टेन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम्स, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो देन इट इज अनएक्सेलरेटेड। यानी एक तरीके के फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, क्या नाम होता है उनका? इनर्शियल फ्रेम्स। क्या नाम होता है? इनर्शियल फ्रेम्स, जिनमें अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पे जीरो होती है तो आप कह सकते हो उस फ्रेम में ऑब्जेक्ट अनएक्सेलरेटेड होगा। यानी इफ सिग्मा, सिग्मा का मतलब समझिए नेट फोर्स, इफ सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, अगर हम कहें सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो देन ए विल बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसमें सब कुछ आ गया। अगर बॉडी रेस्ट पे है तब भी ए जीरो होगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी ए जीरो होगा ना। कोई चीज़ अगर रुकी है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। और कोई चीज़ अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उसकी भी एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो ए जीरो होगा। यानी अगर नेट फोर्स जीरो है, बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, और अगर नेट फोर्स जीरो है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट ये है, ये हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? ये हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है, ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फ्रेम्स में है, जिसे आप क्या कहते हो? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हम फर्स्ट लॉ तो बचपन से पढ़ते आते हैं, बट हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि सिग्निफिकेंस क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। इट डिफाइंस अ सेट ऑफ फ्रेम्स कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम्स इन विच लॉज ऑफ डायनेमिक्स आर एप्लीकेबल। समझ रहे हो? तो फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है? एक सेट ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स को डिफाइन करता है, जिसको क्या कहा जाता है? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। समझ गए? और जिसमें डायनेमिक्स के लॉज एप्लीकेबल होते हैं। यानी न्यूटन्स लॉज हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। न्यूटन्स लॉज केवल एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फ्रेम में ही एप्लीकेबल होते हैं, जिन्हें इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। तो आप समझ रहे हो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि अगर आपको कोई चीज रेस्ट पे दिख रही है, या आपको कोई चीज किस पे दिख रही है? यूनिफॉर्म मोशन पे दिख रही है, यूनिफॉर्म मोशन पे दिख रही है, इन दोनों के लिए आप एक ही चीज कहोगे, क्या? कि ए विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? द ऑब्जेक्ट इज अनएक्सेलरेटेड। तो यू कैन से कि जो नेट फोर्स इस पे एक्सटर्नल लगेगी वो जीरो लगेगी। आप ये कह सकते हो प्रोवाइडेड आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो? इनर्शियल फ्रेम में हो, तभी आप ये कह सकते हो। यानी यहाँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब है नॉन इनर्शियल फ्रेम में इवन अगर आपको बॉडी स्टैटिक दिख रही है, रुकी हुई दिख रही है, तब भी उस पर नेट फोर्स लग रही होगी। सी बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि हमारा बचपन से क्या परसेप्शन रहता है कि कोई चीज़ अगर रुकी है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगी, कोई चीज़ अगर यूनिफॉर्म मोशन पे है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगी। लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, इनर्शियल फ्रेम में। तो नॉन इनर्शियल में अगर कोई चीज़ रुकी भी है तब भी हो सकता है उस पर नेट फोर्स लग रही हो, कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में होगी तब भी हो सकता है उस पर नेट फोर्स लग रही हो। गॉट अ पॉइंट? तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? It defines a set of frames called inertial frames in which laws of dynamics are applicable. अब जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ, a man is observing a block and in his, जहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, in his frame of reference, the man observes the block to be at rest. Can we surely say that the resultant force on the block will be zero? वी ऑल नो कि काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि फोर्स इज अ फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। फोर्स की वैल्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ चेंज नहीं होती है। ठीक है, बाकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटीज है। तो एक बंदा है, एक आदमी है, और वो एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा है। मान लो ये देख रहे हो, ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इसको ब्लॉक कहाँ दिख रहा है? रुका हुआ। ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो क्या आप श्योरली कह सकते हो, कि ब्लॉक पे जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी?
कैन यू श्योरली से द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी जीरो? नो, वी कांट से, हम ये नहीं कह सकते। ये हम तभी कह सकते थे कि अगर आप ये श्योर होते कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, इनर्शियल फ्रेम है। क्लियर है ना? आप ये तभी कह सकते थे जब आप ये श्योर हो कि ये बंदा किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा है, अदरवाइज वी कांट से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? नो, श्योरली वी कांट से। वी कैन से F is equal to 0 if the frame of reference is an inertial frame। ठीक है, अब देखो अगर एक कोई इनर्शियल फ्रेम है और एक दूसरा फ्रेम है, ठीक, और वो भी इनर्शियल है, तो इन दोनों में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगी वो जीरो होगी। समझ रहे हो? यानी एक इनर्शियल फ्रेम दूसरे के रिस्पेक्ट में नॉन एक्सेलरेटिंग होता है। याद रखिएगा इसको, एक इनर्शियल फ्रेम दूसरे इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में नॉन एक्सेलरेटिंग होता है। समझ गए? तो अगर ये इनर्शियल फ्रेम A है और ये B है, ये इनर्शियल फ्रेम A है और ये B है, तो इसमें जो बंदा खड़ा होकर देखेगा उसे ये क्या दिखेगा? नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, यानी इसको इसका A जीरो दिखेगा। समझ रहे हो? यानी इसे क्या दिखेगा? या तो ये रेस्ट पे दिखेगा या ये किस में दिखेगा? यूनिफॉर्म मोशन में। समझ गए? तो ये हम याद रखेंगे कि रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन टू इनर्शियल फ्रेम्स इज जीरो। द रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन टू इनर्शियल फ्रेम्स इज जीरो। समझ गए? अब देखिए, अगर आप अर्थ की बात करते हो, प्लैनेट की, तो अगर आप अर्थ का रियल नेचर देखो तो ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन का मतलब क्या हो गया? सन के अराउंड रोटेशन, एंड ड्यू टू द स्पिन मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सेस, अपने अराउंड, अपने एक्सेस पे भी अर्थ स्पिन कर रहा है और सन के अराउंड भी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो अगर इन दोनों को आप अकाउंट में लेते हो, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन, अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अर्थ कैसा फ्रेम होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाउएवर, जो हम अर्थ के मॉडल को लेके चलते हैं, ठीक, हम जो अर्थ के मॉडल को लेके चलते हैं, जो हम एवरीडे एक्सपेरिमेंट अर्थ पे करते हैं कि हम बॉल फेंक रहे हैं, ब्लॉक स्लाइड कर रहा है इंक्लाइन पे, स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, तो इन सब एक्सपेरिमेंट्स में हम नॉन इनर्शियल नेचर को निगलेक्ट कर देते हैं और अर्थ को क्या मान लेते हैं? इनर्शियल फ्रेम। तो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज वी ट्रीट द अर्थ एज एन इनर्शियल फ्रेम। तो हमारा जो कोर्स होगा, जितनी हम डायनेमिक्स लगाएंगे, कोलिजन्स, रोटेशनल मैकेनिक्स, उन सब में हम अर्थ को क्या मानते हुए चलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ, लेकिन अगर कभी MCQ में आता है, पूछता है कि व्हेन अर्थ कैन नॉट बी कंसिडर्ड या व्हाई अर्थ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इनर्शियल फ्रेम, तो याद रखिएगा ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, that is the rotation around the sun and spin motion about its own axis। ठीक है, तो ये आपका अर्थ का नेचर है कि हम जो मॉडल अर्थ को लेके चलते हैं वो एक अप्रॉक्सीमेट मॉडल होता है कि हम उसे इनर्शियल फ्रेम लेके चलेंगे। अब देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दो इनर्शियल फ्रेम के बीच में कुछ भी रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगी। यानी अगर कोई एक इनर्शियल फ्रेम है और आपको जानना है या पता करना है दूसरा फ्रेम इनर्शियल है कि नहीं, तो आप पहले वाले इनर्शियल फ्रेम में जाके बैठ जाओ। यही तो होता है ऑब्जर्वेशन का मतलब ना। अगर उससे आपको दूसरा फ्रेम कहाँ दिख रहा है? नॉन एक्सेलरेटिंग, यानी या तो रेस्ट पे दिखे, या यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ये हम याद रखेंगे। ठीक, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज नॉन एक्सेलरेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब देखो, अर्थ को हम क्या मान रहे हैं? इनर्शियल फ्रेम। तो अब हमें अप्लाई जो हम करेंगे वो हम याद रखेंगे कि अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर नॉन एक्सेलरेटिंग होगा तो वो भी इनर्शियल होगा। क्लियर है? अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर नॉन एक्सेलरेटिंग होगा तो वो भी इनर्शियल फ्रेम होगा। ठीक, नॉन एक्सेलरेटिंग का मतलब समझ गए? यानी अर्थ से अगर आप देखो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ है, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर रुका है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, याद रखना ये की पॉइंट है अपने को याद रखने का, रुका है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसको हम इनर्शियल फ्रेम मानेंगे और उस पर आप न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो। ठीक, उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे और न्यूटन्स लॉ वहाँ अप्लाई किए जा सकेंगे। यानी सिंपल लैंग्वेज ये है कि अर्थ के रेस्पेक्ट में कोई भी फ्रेम अगर तुम्हें एक्सेलरेटिंग दिखेगा तो वो नॉन इनर्शियल होगा। अब देखिए इस प्रॉब्लम को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
हमें यहाँ पता लगाना है कि कौन कौन सा इसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो अभी मैंने आपको की पॉइंट क्या बताया कि कोई भी फ्रेम अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेट करेगा तो वो नॉन इनर्शियल होगा ना। कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट करेगा तो वो नॉन इनर्शियल होगा। चलिए देखते हैं। अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद अ कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब है कि कार की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, और अगर कार की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो ये इनर्शियल फ्रेम होगी ना, क्योंकि कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद कांस्टेंट स्पीड, यानी वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, यानी कार इज नॉन एक्सेलरेटिंग, तो ये इनर्शियल होगी। कार टेकिंग अ सर्कुलर टर्न विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब भाई वो सर्कुलर टर्न ले रही है, सर्कुलर टर्न लेने का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी लगातार बदलेगी, तो ये इनर्शियल नहीं होगी। एन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अब एक एलिवेटर है वो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये भी नॉन इनर्शियल होगा क्योंकि एक्सेलरेटिंग एलिवेटर है। अ स्टैटिक एलिवेटर। अब देखिए एलिवेटर रुका हुआ है, स्टैटिक है, और अगर कोई चीज़ रुकी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो वो कैसी फ्रेम होती है, इनर्शियल फ्रेम, तो ये भी इनर्शियल फ्रेम होगा। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए एंड डी। व्हाट विल बी द आंसर, ए एंड डी। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम है, एक से ज़्यादा इसमें सही है, ए एंड डी। क्लियर है? तो ये एकदम आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप पहचानोगे कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। अगर अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, अर्थ के फ्रेम से तुम्हें वो एक्सेलरेटिंग दिख रहा है तो वो नॉन इनर्शियल होगा, और अगर नॉन एक्सेलरेटिंग दिख रहा है यानी रुका हुआ है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो वो इनर्शियल होगा। ठीक है, नो से इस प्रॉब्लम को देखिए। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। आपसे कह रहा है कि एक पार्टिकल है उस पर कुछ भी नेट फोर्स नहीं लग रही है। रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स। द पाथ ऑफ द पार्टिकल कैन बी स्ट्रेट लाइन, एलिप्टिकल पाथ, सर्कुलर पाथ, पैराबोलिक पाथ। तो सी अगर पार्टिकल के पाथ में चेंज आना है, अगर वो कर्विलीनियर पाथ फॉलो करेगा तो यानी वेलोसिटी में चेंज आएगा ना, यस और नो? क्योंकि वेलोसिटी कैसी होती है, टेंजेंशियल। तो अगर पार्टिकल कर्विलीनियर कर्व पाथ फॉलो करेगा तो ये तो श्योर है कि उसकी वेलोसिटी बदलेगी। बिना वेलोसिटी बदले वो कर्व पाथ फॉलो नहीं कर सकता है, और यहाँ पे वेलोसिटी बदलने तभी पॉसिबल है जब कोई फोर्स लग रही हो, क्योंकि वेलोसिटी कब बदलेगी, जब कुछ उस पर नेट फोर्स लगे। तो अगर नेट फोर्स नहीं लग रही है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कौन सा पाथ फॉलो होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। विच पाथ विल बी देयर, स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, ओके तो यहाँ तक तो हमने देखा कि भाई फोर्स की क्या मीनिंग होती है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, इनर्शिया क्या है, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मोशन को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। तो लेट्स सी अ क्वांटिटी विच इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इसे ट्रांसलेशनल मोमेंटम भी कहते हैं या सिंपली मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपको इसको डिफाइन करना हो कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है तो आप कहोगे इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट। क्या? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका क्या मतलब है कि ये क्वांटिटी ऑफ मोशन का क्या मतलब है। मान लीजिए एक बुलेट है और ये बहुत हाई स्पीड से चल रही है, और एक ट्रक है और ये बहुत स्लो स्पीड से चल रही है। ठीक, तो अगर आप इसको रोकना चाहो, कोई यहाँ पे ऑब्स्टिकल लगाओ, अगर कोई ऑब्स्टिकल लगाओ, बुलेट को रोकना चाहो, तो जब वो ऑब्स्टिकल से बुलेट हिट करेगी तो ऑब्स्टिकल पे काफ़ी एक लार्ज फोर्स लगेगी रोकने में ना, यानी द ऑब्स्टिकल हैव टू ऑफर अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इट्स डिफिकल्ट टू स्टॉप द बुलेट। सेम थिंग आपका ट्रक के साथ है। दो ट्रक आपकी बहुत ही कम स्पीड से चल रही है, बट अगर आप ट्रक को रोकना चाहो, कोई ऑब्स्टिकल लगाओ, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कराना होगा, तभी वो ट्रक को रोक पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बुलेट का मास बहुत कम है, बुलेट में मास बहुत कम है बट स्पीड बहुत ज़्यादा है। यहाँ ट्रक में उल्टा हमने कर दिया, हमने स्पीड बहुत कम कर दी बट ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, और दोनों को रोकना इक्वली डिफिकल्ट है। तो इसका मतलब है कि जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किस पे? मास पे भी और वेलोसिटी पे भी। मास पे भी और वेलोसिटी पे भी।
और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इन दोनों को अकाउंट में लेती है दैट इज कॉल्ड अ लीनियर मोमेंटम। तो मैथमेटिकली आप कह सकते हो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो मैथमेटिकली वेक्टर p, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, लीनियर मोमेंटम को। तो आप लिख सकते हो p इज व्हाट, मास टाइम्स द वेलोसिटी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी वेक्टर साइन लगी है और मास कभी नेगेटिव होता नहीं, मास कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो ये क्या बता रहा है कि जो p का डायरेक्शन होगा वो सेम होगा जो लीनियर वेलोसिटी का है, ठीक है। तो यू कैन से लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी विथ डायरेक्शन एज दैट ऑफ द लीनियर वेलोसिटी। SI यूनिट इसकी क्या होगी, kg मीटर पर सेकेंड। डायमेंशंस क्या होगा, mLT-1, और जो प्लूरल फॉर्म होगा वो कहलाता है मोमेंटा, ठीक है। मोमेंटम इज द सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म क्या कहलाएगा, मोमेंटा। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे पार्टिकल्स के कुछ पाथ दिए हुए हैं और आपसे कह रहा है कि A, B और C पे लीनियर मोमेंटम को लेबल कीजिए। तो अभी मैंने आपसे क्या बताया कि लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो लीनियर वेलोसिटी का होता है, और लीनियर वेलोसिटी हमने काइनेमेटिक्स में देखा था वो टेंजेंशियल बनती है। तो अगर आपको A पे लीनियर मोमेंटम बनाना है तो वो टेंजेंशियल बनेगा, B पे टेंजेंशियल बनेगा, C पे भी टेंजेंशियल बनेगा। यहाँ पे A पे टेंजेंशियल, B पे टेंजेंशियल, C पे टेंजेंशियल, राइट। तो ये आपका मोमेंटम आ गया कहाँ, सॉरी वेलोसिटी लिख दिया, मोमेंटम एट A, ये मोमेंटम एट B, ये मोमेंटम एट C। यहाँ पे देखिए ये A पे मोमेंटम है, ये B पे मोमेंटम है और ये हमारा C पे मोमेंटम है, ठीक। तो कहीं पे भी आपको पाथ पे लीनियर मोमेंटम बनाना है वो टेंजेंशियल बनेगा, ठीक है। और आप देख सकते हो कि लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। नो अब देखिए लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या मैथमेटिकल रिलेशन होती है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी नो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक। और अगर आप लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात करो तो ये क्या होगा, मास इनटू स्पीड। मैग्नीट्यूड वेक्टर साइन हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से v को सब्जेक्ट बना लूं तो v क्या हो जाएगा, p/m। और अगर मैं इस v की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m p/m का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p²। अब देखो ये m² होगा, एक m क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया बाई 2m, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला आ गया किसके टर्म्स में, p और m के टर्म्स में, मोमेंटम और मास के टर्म्स में, ठीक है। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। कई आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एमसीक्यूज में प्रॉब्लम्स मिलती हैं जो इस वाले इक्वेशन से सॉल्व होंगी, ठीक है। तो k इज इक्वल टू वॉट, p²/2m। और अगर p लिखोगे तो p क्या हो जाएगा, √2m के, p को सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में। नाउ सेम मान लो हमें कहा जा रहा है कि फॉर अ गिवन मास, यानी मास में आप चेंज नहीं ला रहे हो, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम। ये ग्राफ बनाना है आपको ना। तो आपने देखा k का फॉर्मूला क्या था, p²/2m। फॉर अ गिवन मास का मतलब क्या हो गया, m इज व्हाट, कांस्टेंट ना। तो अब देखो ये कांस्टेंट है तो k किसके प्रोपोर्शनल हो गया, p² के। k किसके प्रोपोर्शनल हो गया, p² के। तो कैसा ग्राफ बनेगा, अब पैराबोलिक ग्राफ इस तरीके का। तो ये k वर्सेस p का ग्राफ बनेगा फॉर अ गिवन मास। तो अगर आप बार बार पार्टिकल के मोमेंटम को चेंज कर रहे हो और k के साथ प्लॉटिंग करना है तो ऐसा ग्राफ बनेगा पैराबोलिक, ठीक है।
नाउ सी अ प्रॉब्लम कि अगर इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज ट्रिपल्ड, मैंने कहा कि इस पे हमें कई प्रॉब्लम्स मिलती है, कभी मोमेंटम चेंज कर देते हैं, काइनेटिक का चेंज पूछते हैं, कभी काइनेटिक चेंज कर देंगे, मोमेंटम का चेंज पूछेंगे। तो इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज ट्रिपल्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ क्या कह रहा है भाई, लीनियर मोमेंटम आपने क्या किया, पार्टिकल का ट्रिपल कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी इफेक्ट का मतलब है काइनेटिक एनर्जी कितना बदलेगी। तो वी नो बेसिक्स की काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला देखा क्या है, p²/2m, ठीक ये होता है। तो मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k1 है, तो ये हो गई, मास में तो चेंज आ नहीं रहा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या ले लीजिए, k2, और फाइनल मोमेंटम ले लो p2/2m²। अब अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन p2 इज व्हाट, 3p, यही हो गया ना, मोमेंटम ट्रिपल कर दिया आपने। मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम आपने p लिया है, देखो इनिशियल मोमेंटम मैंने सिंपली p लिया है, फाइनल मोमेंटम p2 लिया है, मास में कोई चेंज नहीं है, तो p2 कितना हो गया, 3p। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 3p का स्क्वायर/2m, यानी 9p²/2m, ये आ गई। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख दूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख दूं। अब आप मेंटली भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि आप कह दो भाई p²/2m की जगह मैं क्या रख दूं, k1। तो अगर मेंटली कर सकते हो तो सीधे तुम क्या कह दोगे, k2 कितना हो गया, 9 टाइम्स ऑफ k1, यही हो गया ना। और मेंटली में अगर दिक्कत हो रही है तो डिवाइड कर दो आप दोनों को, तो ये हो जाएगा p²/2m, ये नीचे आ जाएगा 9p²/2m। अब देखिए कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो गए, तो k2 कितना आ गया, 9 टाइम्स ऑफ k1। क्लियर है। तो अगर आपने मोमेंटम को ट्रिपल किया तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जा रही है, 9 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। इसी तरह कई बार परसेंटेज चेंज की प्रॉब्लम अपने को एमसीक्यूज में मिलती है, ठीक। जैसे इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो देखो अगेन बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है, केस p²/2m, यही है ना, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो जो पहला केस है उसमें मैं k1 लिख दे रहा हूँ और मोमेंटम को p मान लेता हूँ, तो ये होगा जैसा भी किया था थोड़ी देर पहले, बस अब यहाँ परसेंटेज के फॉर्म में है। अब मोमेंटम कितना बढ़ा दिया आपने, 50%, तो फाइनल मोमेंटम को मैं p2 मान लेता हूँ। तो p2 क्या होगा, p + 50% ऑफ p, यानी p + 50p/100, यानी कितना आ गया, 150p/100, यानी कितना आ गया, 15/10p, ठीक। अब आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, p2 का स्क्वायर/2m, मास में तो चेंज नहीं आ रहा ना, वही वाला कंसेप्ट लगा दिया। देखो फाइनल काइनेटिक में p को क्या रख दिया तुमने, p2 को ये रख दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 15/10 का p का स्क्वायर/2m। 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225 p²/100 × 2m, ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी p²/2m तो आप ले लो कॉमन, तो कितना आ गया, 225/100 माइनस k1 p²/2m, तो मैंने कॉमन ले लिया, यही हो गया। क्लियर है ना। फिर से देख लो मैंने क्या किया, डेल्टा के क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में भी और इनिशियल में भी p²/2m कॉमन है, तो आपने p²/2m क्या ले लिया, कॉमन, तो 225/100 - 1, तो ये आ जाएगा p²/2m, 225 - 100/100 कितना आ गया, ये 125 p²/2m × 100, ये आपकी डेल्टा के की वैल्यू आ गई। चेंज इन काइनेटिक, परसेंटेज चेंज काइनेटिक का क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक बाई इनिशियल काइनेटिक इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 125 p², ये चेंज आ गया। इनिशियल काइनेटिक कितनी थी, p²/2m इंटू 100, देखिए p² कैंसिल, 2m कैंसिल, ये फ्रैक्शन में लिख लीजिए, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इंटू 100, 100 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 100
25%, 125%। क्लियर है? सिंपल मैथ्स है, देखो एकदम सिंपल मैथ्स है। आपने क्या किया, मोमेंटम को 50% बढ़ा दिया, तो तुमने इनिशियल मोमेंटम p माना ना, तुमने इनिशियल मोमेंटम कितना माना है, p, तो k1 क्या हो गया, p²/2m। अभी वाला मोमेंटम कितना हो जाएगा, p + 50% ऑफ p, यानी p + 50p/100। तो इसको सॉल्व किया, ये आ गया 15p/100। ठीक, अभी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, p2²/2m। p2 की वैल्यू रख दिया, ये आ गया। चेंज इन काइनेटिक क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, परसेंटेज चेंज क्या होगा, डेल्टा k/इनिशियल इंटू 100। आंसर क्या आ गया, 125%। तो क्या आंसर होगा हमारा यहाँ पे, 125%। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक भी बता रहा हूँ, बट उसकी एक लिमिटेशन होती है। आपने एरर्स पढ़ा होगा, याद है, रिलेटिव चेंज निकालना। तो आपने एरर्स में देखा था, जैसे आप कोई क्वांटिटी लिखते हो, z = से u²/v, तो दोनों तरफ आप रिलेटिव चेंज ऐसे लिखते थे, याद है, डेल्टा z/z। ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे पावर कितनी है, 2, u की पावर कितनी है, 2, तो 2 ऑफ डेल्टा u/u प्लस डेल्टा v/v। ठीक, अगर आप दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज चेंज मिल जाता है। डेल्टा z/z इंटू 100 इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा u/u इंटू 100 प्लस डेल्टा v/v इंटू 100 ना। तो ये क्या मिल गया आपको, परसेंटेज चेंज ऑफ z इज 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज ऑफ u प्लस परसेंटेज चेंज इन v। बट ये अप्रोच आप तभी लगा सकते हो, ये अप्रोच आप तभी लगा सकते हो व्हेन चेंज इज स्मॉल। ठीक, अब जैसे परसेंटेज चेंज का ये अप्रोच लगा रहे हो तो आप तभी लगा सकते हो जब आपका चेंज स्मॉल हो। ठीक है, अब जैसे देखिए, आपने काइनेटिक एनर्जी लिखा p²/2m। अब यहाँ पे रिलेटिव चेंज, वही एरर वाला कंसेप्ट लगा दो, तो डेल्टा k/k, p की पावर कितनी है, 2 डेल्टा p/p, 2 डेल्टा p/p। m तो कांस्टेंट है, m क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो उसका रिलेटिव चेंज लेंगे नहीं, कांस्टेंट में चेंज आता नहीं, तो ये आ गया। तो अब आप अगर दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इस व्हाट, 2 डेल्टा p/p इंटू 100। अब ये क्या दे देगा आपको, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ठीक, बट याद रखिए कब लगा सकते हैं हम ये अप्रोच, व्हेन चेंज इज स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या हुआ, कितना स्मॉल, क्योंकि इसकी कोई फिक्स्ड लिमिट तो है नहीं, एक रिलेटिव टर्म है। तो अप्रोक्सीमेटली जो गुड अप्रोक्सीमेशन होता है वो 10% लिमिट तक गुड अप्रोक्सीमेशन होता है, 10% के ऊपर अप्रोक्सीमेशन कम होता जाता है। तो अब जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम है और वो कह रही है कि चेंज इन मोमेंटम इज 5%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो 5% इज लेस देन 10%, तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर इस वाले मेथड से निकाल सकते हो। तो आप कहोगे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस ऑफ द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 × 5, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10%, सॉरी अप्रोक्सीमेटली 10%। ठीक है, तो ये कई एमसीक्यू के लिए आपका मेथड रिलेटिव चेंज वाला, जैसा एरर में हम करते हैं, वो कई एमसीक्यू के लिए सूटेबल होता है, आपका टाइम बचा लेगा। लेकिन याद रखना इस मेथड की एक लिमिटेशन है, तभी लगाएंगे जब परसेंटेज चेंज कम हो, लाइक 5%, 6%, 3%। ठीक, अब जैसे अभी जो हमने प्रॉब्लम की थी ये वाली, देखो यहाँ ये वाला मेथड आपको सही आंसर नहीं देगा। यहाँ हमने इसीलिए पूरी मैथमेटिकली वर्किंग की, क्योंकि यहाँ परसेंटेज चेंज मोमेंटम का कितना है, 50%। कितना है, 50%। तो अगर तुम वो रिलेटिव एरर वाला मेथड लगा दोगे तो आंसर क्या आएगा, 100%। और ऑप्शन में 100 भी दिया है, तो आपको लगेगा 100% सही होगा। नो, क्योंकि यहाँ 50% इज समथिंग वेरी लार्ज। वो कब मेथड एप्लीकेबल है, रिलेटिव चेंज वाला, जब आपका चेंज बहुत स्मॉल हो। समझ गए, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो कहीं अगर 3%, 5% है तो वहाँ ये तो यूनिवर्सल मेथड है, ये तो तुम कहीं भी लगा सकते हो, बट वहाँ छोटे वाले चेंजेस के लिए टाइम काफ़ी सेव हो जाता है।
और अगर चेंज ज़्यादा है तो आप ये पूरी मैथमेटिकल परसेंटेज वाली वर्किंग करोगे। क्लियर है? ओके, नो लेट्स सी। देखिए, जब हम न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो आप देखोगे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ नेट फोर्स को रिलेट करता है विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो सेकेंड लॉ है वो क्या करेगा, एक कोरिलेशन देगा किसके बीच में, कितना किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लग रही है और कितना मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम मोमेंटम के चेंज को कैसे पता लगाएंगे, हाउ वी कैन फाइंड द चेंज इन द मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, जैसे किसी भी चीज़ का चेंज होता है, डेल्टा पी लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सब पे देखिए वेक्टर साइन लगी हुई है। डेल्टा पी वेक्टर इज फाइनल मोमेंटम P2 माइनस इनिशियल मोमेंटम P1। अब देखो, अगर वन डायमेंशनल केस है, स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे बॉल ऊपर गई नीचे आई, या नॉर्थ की तरफ गई रिबाउंड होके साउथ की तरफ चली गई, तो वन डायमेंशनल केस में हम वेक्टर साइन हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1D केस में हम अलजेब्रिक साइन देते हैं वेक्टर्स को। एक साइड आप पॉजिटिव ले लेते हो, उधर कोई भी क्वांटिटीज होती है उसमें हम प्लस साइन देते हैं, उसके ऑपोजिट माइनस साइन देते हैं। और 2 और 3D केस है, यानी अगर मोशन प्लेन में हो रहा है या स्पेस में, तो हम कंपोनेंट्स लेके IJ केस से निकाल सकते हैं और वहाँ वेक्टर साइन लगेगी। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो मोमेंटम का चेंज होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें दोनों चीज़ें हमेशा बतानी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द चेंज। चेंज इन मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव टू रिपोर्ट बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ चेंज। ठीक है, तो आइए कुछ इस कंसेप्ट पे इलस्ट्रेशंस देखते हैं। तो पहला देखते हैं, देखो, चेंज इन द लीनियर मोमेंटम इन वन डायमेंशन, और जब वो इलास्टिकली रिबाउंड कर रहा है। इलास्टिक रिबाउंड का क्या मतलब होता है कि किसी, जैसे ये वॉल है और एक बॉल इसको हिट की विद अ स्पीड v, तो ये रिबाउंड भी सेम स्पीड से करेगी। जो रिबाउंडिंग स्पीड होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। v वेलोसिटी तो चेंज हो गई बट स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको इलास्टिक रिबाउंड कहते हैं। ठीक है, तो कंसिडर अ बॉल ऑफ मास m हिटिंग अ वॉल नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए ये आपकी वॉल है, ठीक है, और बॉल इसको हिट की, ये बॉल है, ठीक है, और ये इसको आके हिट की, कितनी स्पीड से, v से, और फिर ये रिबाउंड हो गई इलास्टिकली, ये इलास्टिकली रिबाउंड हो गई सेम स्पीड से, कितने से, v से। ठीक, और हमें पता करना है कि मोमेंटम का कितना चेंज आएगा। बॉल का मास m है। तो देखो, ये वन डायमेंशनल केस है, देख सकते हो आप, इट्स अ केस ऑफ वन डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो आप वेक्टर साइन हटा सकते हो और आप लिख सकते हो डेल्टा p इज P2 माइनस P1। अब आपके ऊपर है, आप एक साइड पॉजिटिव ले लो। तो मान लो जिधर रिबाउंड हो रहा है, इधर मैं इस साइड पॉजिटिव एक्सेस ले रहा हूँ, मैंने इस साइड पॉजिटिव एक्सेस ले ली, तो जो आपका फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, प्लस mv ना, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है। देखो, फाइनली तो बॉल इधर जा रही है ना आपके, किधर, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट ही आपने पॉजिटिव लिया है, तो ये हो जाएगा mv। जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो कितना होगा, तो ये राइट साइड है इनिशियल, यानी नेगेटिव साइड, तो माइनस mv। तो मोमेंटम का चेंज कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ mv, ये आ गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और देखिए, चेंज पॉजिटिव आ रहा है, जो चेंज आ रहा है मोमेंटम का वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी जिधर आपने पॉजिटिव एक्सेस ली है, मोमेंटम के चेंज का डायरेक्शन भी उधर है। याद है ना, अभी मैंने बताया था कि मोमेंटम का चेंज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो जिधर आपने पॉजिटिव एक्सेस ली है, मोमेंटम का चेंज उधर ही हो रहा है। तो किधर हमने पॉजिटिव लिया है, लेफ्ट साइड, तो किधर चेंज होगा, लेफ्ट साइड। यानी अगर आप यहाँ विजुअलाइज करना चाहो कि बॉल की मोमेंटम का चेंज किधर हो रहा है, तो ये इधर हो रहा है, लेफ्ट साइड। ठीक, ये डेल्टा पी आप लिख सकते हो। और कितना हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ट्वाइस ऑफ mv। ठीक, तो ये आपके इलास्टिक रिबाउंड के लिए इतना मोमेंटम का चेंज होता है जब वो रिबाउंड कर रही है नॉर्मली। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसे याद भी रखेंगे क्योंकि कई जगह MCQ में हम सीधे से अप्लाई करेंगे कि अगर कोई भी बॉल है और वो किसी सरफेस को हिट की, कितने से, v स्पीड से,
और इसी से रिबाउंड कर गई, इलास्टिक रिबाउंड v से, तो बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, 2mv। बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, 2mv। और किधर आ रहा है, नॉर्मली अवे फ्रॉम द सरफेस, नॉर्मली अवे फ्रॉम द सरफेस, क्योंकि जब आप एमसीक्यू करोगे तो आप मिनिमम टाइम में आंसर लाना चाहोगे। तो याद रखना बॉल के मोमेंटम में चेंज सरफेस से नॉर्मल आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, ये डायरेक्शन होगा मोमेंटम का चेंज का ये, और कितना होगा याद रखेंगे 2mv। ठीक है, अब जैसे एक प्रॉब्लम मैं आपको दूं कि एक m मास की बॉल है, उसको आपने h हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है, सेम आपने इसको h हाइट से ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप किया मतलब u0, और फिर ये रिबाउंड की इलास्टिकली। तो देखो अगर ये इलास्टिकली रिबाउंड करेगी तो ये सेम हाइट तक आएगी, राइट, ये हमने काइनेमेटिक्स में देखा है ना, क्योंकि इलास्टिक रिबाउंड में जो स्पीड यहाँ होगी उतने से ही ये रिबाउंड करेगी, ये उसी लाइन के अक्रॉस करेगी। ये तो मैं केवल विजुअलाइज करने के लिए अलग अलग लाइन हमने बनाई है, जिस लाइन पे वो आएगी उसी लाइन पे रिबाउंड करेगी। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द रिबाउंड, फाइंड द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द रिबाउंड। तो देखो अभी मैंने आपको जो कहा था कंसेप्ट, ये उसी पे बेस्ड है। ये सरफेस है, बॉल यहाँ हिट की कितने स्पीड से, v से, बॉल रिबाउंड कर रही है कितने स्पीड से, v से। किधर मोमेंटम का चेंज होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस, याद है अभी देखा था, किधर मोमेंटम का चेंज होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस, यानी वर्टिकली अपवर्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन मोमेंटम, आप कहोगे वर्टिकली अपवर्ड। जब रिबाउंड हुआ है उस समय की बात हो रही है, तो जब रिबाउंड हुआ ग्राउंड के साथ तो मोमेंटम का चेंज किधर हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। कितना होगा, कितना होगा, तो अभी हमने देखा 2mv, बट v तो हमें दिया नहीं है, तो v की जगह क्या रखो, तो अपने काइनेमेटिक्स की बेसिक्स लगाइए। h हाइट से अगर बॉल ड्रॉप होती तो v कितना होता है, याद है, √2gh, तो v को ये रख दीजिए। तो आपका आंसर क्या आएगा, मोमेंटम के चेंज का मैग्नीट्यूड होगा 2m2gh होल अंडर रूट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपके मोमेंटम का चेंज हो रहा है जब आप किसी बॉल को h हाइट से ड्रॉप किए और वो इलास्टिकली रिबाउंड कर गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगर इन इलास्टिक रिबाउंड हो रहा है नॉर्मली, तो देखिए इन इलास्टिक रिबाउंड में आपकी स्पीड कम हो जाएगी, कुछ भी नहीं है, इसमें भी सेम वही अप्रोच लगेगा। मान लीजिए ये बॉल है m मास की, ये इधर आई और यहाँ v1 से हिट की, ठीक, फिर ये रिबाउंड कर गई कितने से विद अ स्पीड v2, और मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है। अगेन इट्स अ 1D केस, तो मैं वेक्टर साइन हटा सकता हूँ और मैं इधर अगेन मैं अवे फ्रॉम द वॉल पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो P2 कितना होगा, mv2, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, माइनस इनिशियल मोमेंटम नेगेटिव होगा, तो देयरफॉर चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv2 माइनस माइनस प्लस mv1, तो आप m को कॉमन ले सकते हो, v2 प्लस v1, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगेन आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी मोमेंटम का चेंज किधर होगा, इस साइड, ये। ठीक है, तो अगर इनइलास्टिक कोलिजन है, स्पीड कम हो जा रही है, तब भी चेंज किधर हो रहा है, अवे फ्रॉम द वॉल। किधर हो रहा है, अवे फ्रॉम द वॉल या अवे फ्रॉम द सरफेस, जो भी सरफेस हो, वॉल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल सरफेस भी हो सकता है। और कितना हो रहा है, mv2 प्लस v1, कितना हो रहा है, mv2 प्लस v1। ठीक है, तो देखिए यहां पे भी हम MCQs के लिए ये याद रखेंगे कि अगर नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है और यहाँ पे बॉल आई विद अ स्पीड v1 और यहाँ पे रिबाउंड कर गई विद अ स्पीड v2, तो मोमेंटम का चेंज पहले तो डायरेक्शन समझ लो, किधर होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस। जैसे इलास्टिक में होता था वैसे यहाँ होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस, ये याद रखेंगे पहली चीज। कितना होगा, कितना होगा, तो आप ले लो m कॉमन और v2, मैंने मॉड क्यों लगा दिया, जिससे साइन का कंफ्यूजन ना हो, आप किधर भी पॉजिटिव ले लो,
उससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मॉड ऑफ V2 प्लस मॉड ऑफ V1 कितना होगा, मॉडुलस, मॉडुलस क्या देगा, उसको पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो मॉडुलस से क्या रहेगा, कभी हमारा आंसर गलत नहीं आएगा अगर हम MCQ में लगा रहे हैं। मॉडुलस ऑफ V2 प्लस मॉडुलस ऑफ V1, ठीक है। ये आपके मोमेंटम का चेंज होता है किसमें, इन इलास्टिक रिबाउंड में, ओके। चलिए एक इस पे इलस्ट्रेशन देखते हैं। अ बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड इन फ्री फॉल फ्रॉम अ हाइट h1। वैसे ही प्रॉब्लम है, बट अब थोड़ा सा प्रॉब्लम बदल दी गई है। अब जो रिबाउंड है वो इन इलास्टिक है, तो बॉल ड्रॉप कहां से की गई, h1 से, रिबाउंड ये h2 पे की, ठीक। तो मान लो यहां पे स्ट्राइकिंग स्पीड v1 थी और रिबाउंडिंग स्पीड v2 है। हमें पता लगाना है मोमेंटम का चेंज कितना होगा, ठीक। अगेन द सेम थिंग, चेंज का मतलब आप डायरेक्शन भी बताओगे और मैग्नीट्यूड भी बताओगे। तो अभी हमने इस कंसेप्ट को देखा और मैंने एंड पॉइंट आपको बॉक्स में कहा था, याद रखिएगा, जिससे हम ऐसी प्रॉब्लम में सीधे अप्लाई कर सके। तो ये बताओ पहले तो मोमेंटम का चेंज होगा किधर, अवे फ्रॉम द सरफेस। किधर होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस, यानी वर्टिकली अपवर्ड, लाइक दिस। ये आपका डेल्टा पी का डायरेक्शन होगा, ठीक। कितना होगा, तो याद है अभी मैंने आपसे कहा था मोमेंटम का चेंज होगा m मॉडुलस ऑफ V2 प्लस मॉडुलस ऑफ V1। मॉडुलस लगा दिया जिससे साइन का कंफ्यूजन ही ना हो। अब देखिए V1 कितना होगा, तो अगेन आप काइनेमेटिक्स की बेसिक लगाइए। V1 बॉल की वो स्पीड है, जब बॉल को कहां से ड्रॉप किया है तुमने, h1 हाइट से, तो बॉल की स्ट्राइकिंग स्पीड जब वो ग्राउंड को टच करने वाली है तो वो V1 है। तो हमें काइनेमेटिक्स में मालूम है कि कोई भी चीज़ को अगर आप ड्रॉप करते हो, h हाइट वो नीचे आएगी, तो V क्या होगा, अंडर रूट 2GH। तो ये V1 कितना हो गया, रूट 2GH1, ठीक। V2 क्या है, अब देखो V2 वो स्पीड है जिससे आपने बॉल को फेंका है, और ये कितना हाइट अटेन की है, h2। यहाँ तो फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना मैक्सिमम हाइट पे, तो V2 भी क्या होगा, रूट 2GH2। और अगर ये मान लो आपको ये कन्फ्यूजन है क्यों ये होगा, तो आप लगा दो, यू नो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, थ्रोइंग स्पीड, याद है बेसिक फ्री फॉल की, कितने से थ्रो किया, स्क्वायर बाई 2g। तो V2 भी कितना आ जाएगा, 2GH2, वैसा ही जैसे V1 आया है। तो यहाँ पे रख दिया जाए, तो मोमेंटम का चेंज कितना होगा, m अंडर रूट, मॉडुलस हटा दीजिए, पॉजिटिव वैल्यू हम ले रहे हैं, 2GH2 माइनस 2GH1 होल अंडर रूट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, समझ गए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सॉरी, वी हैव टू पुट अ प्लस साइन, क्योंकि हमने प्लस लगाया है, दोनों की पॉजिटिव वैल्यू ले ली। तो रूट 2GH2 प्लस रूट 2GH1। अब आप देख सकते हो अगर इलास्टिकली कोलाइड करता तो H1 और H, जो अभी थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम किया था हमने, तो उस केस में H1 और H2 की वैल्यू सेम हो जाएगी और अपने आप आंसर वही आ जाएगा, क्योंकि तब ये क्या हो जाएगा, रूट 2GH, और ये भी क्या हो जाएगा, रूट 2GH। तो ये 2 का फैक्टर बाहर आ जाएगा और आंसर उसी में रिड्यूस हो जाएगा जो हमने इलास्टिक के लिए किया था, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग है व्हेन द बॉल रिबाउंड्स इन इलास्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट के टर्म्स में। यहाँ की हाइट h1 है, यहाँ की हाइट h2 है, ठीक है। तो मोमेंटम का चेंज होता है m रूट 2GH2 प्लस रूट 2GH1, और किधर होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो देखिए ये तो हमने प्रॉब्लम्स देखी जहाँ हम मोमेंटम का चेंज निकाल लेते केसेस ऑफ 1 डायमेंशंस स्ट्रेट लाइन पे। अब हम आते हैं अगर बॉडी प्लेन में आ रही है, 2 डायमेंशनल केस है, ठीक। तो से मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। मैं एक सरफेस बना दे रहा हूं, से लाइक दिस। ये एक सरफेस है, ठीक है, और इस पे मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, नॉर्मल बना दिया ये। और मान लीजिए एक बॉल आके इसको हिट की, ठीक है, इस तरीके से ये इंसिडेंस हुआ, हिट की और इलास्टिकली रिबाउंड कर गई, और ये नॉर्मल के साथ, किसके साथ, नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रही है ऐसे। देखो इलास्टिक रिबाउंड का मतलब क्या होगा कि अगर ये v से हिट की है वेलोसिटी से, तो जब ये रिबाउंड करेगी तो इसकी जो स्पीड होगी वो सेम होगी v,
और जो एंगल ऑफ रिबाउंड होगा वो वही होगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जैसे लाइट नहीं रिबाउंड करती है। तो ये इलास्टिक रिबाउंड होगा। ये 2D केस, अभी थोड़ी देर पहले हमने 1D केस देखा था ना कि अगर नॉर्मली इंसिडेंट होती है। देखिए बिहेवियर वैसा ही होता है लाइट की तरह, मैटर भी वैसा ही रिबाउंड करता है जैसे लाइट रिबाउंड करती है, सेम एंगल पे, ठीक। और हमें पता लगाना है इसमें कि मोमेंटम का चेंज कितना होगा, व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम। तो देखो वे सेम वैसा ही स्टार्ट करेंगे कि भाई डेल्टा पी क्या होगा, P2 माइनस P1, राइट। बट ये 1D केस नहीं है तो हम वेक्टर साइन नहीं हटा रहे हैं। देखो ये 1D केस नहीं है तो वी आर नॉट रिमूविंग द वेक्टर साइन, ठीक। तो अब मैं क्या लिखूंगा, कंपोनेंट लूंगा। मैं क्या लूंगा, कंपोनेंट लूंगा। तो सबसे पहले मैं इनिशियल मोमेंटम निकाल लूं। क्या निकाल ले, इनिशियल मोमेंटम। ठीक। तो देखिए इसके लिए मैं दो एक्सेस ले रहा हूँ, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो ये मैंने ले लिया वाई एक्सेस वर्टिकल सरफेस से परपेंडिकुलर, और ये मैंने एक्स एक्सेस ले ली सरफेस के लो, ठीक। और ये देखो इनिशियल वेलोसिटी है, इसको मैं स्लाइड कर दूंगा कि कंपोनेंट निकालने के लिए ना, वेक्टर को आप स्लाइड कर सकते हो तो इजीली आप कंपोनेंट पता लगा लोगे। तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई, वेक्टर v1 जिसका मैग्नीट्यूड v ही है। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अब आप v के कंपोनेंट ले सकते हैं। देखिए एक x एक्सिस पे, एक y एक्सिस पे। तो यहां पे कंपोनेंट क्या आएगा, v साइन थीटा, और यहां क्या आएगा v कॉस थीटा। तो अब देखो ये मैं इनिशियल का निकाला हूं, देख लो अभी मैं फाइनल से मतलब नहीं है, यही थी इनिशियल वेलोसिटी ना, ये क्या थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी। इसको मैंने पहले तो स्लाइड कर दिया आगे, जिससे आप आसानी से कंपोनेंट यहाँ से भी ले सकते थे, बट मान लो आपकी आदत है कि हम कंपोनेंट लेने में देखते हैं कि टेल ओरिजिन पे है, तो मैंने इसको स्लाइड कर दिया, इसके साथ थीटा है तो ये क्या आ गया, v कॉस थीटा, ये v साइन थीटा। तो आप जो इनिशियल मोमेंटम लिखोगे, देखो वो क्या लिखोगे, m x पे क्या आ रहा है कंपोनेंट, v साइन थीटा, पॉजिटिव साइड, तो v साइन थीटा i कैप, और ये नेगेटिव y पे आ रहा है क्योंकि ऊपर y लिखा है तो ऊपर पॉजिटिव y है, माइनस mv कॉस थीटा j कैप। ये आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब देखिए फाइनल मोमेंटम लिखना है, तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, देखो यही है ना फाइनल वेलोसिटी, इसका कंपोनेंट ले लिया जाए। तो इसका कंपोनेंट अगेन आप x और y पे लोगे, इसके साथ ये थीटा बना रहा है तो ये क्या आएगा, v cos थीटा, और इधर क्या आएगा, v sin थीटा। तो जब आप फाइनल मोमेंटम लिखोगे तो ये कितना आएगा, तो x पे तो वही कंपोनेंट आ रहा है यानी mv sin थीटा i कैप। हाँ y का इसका कंपोनेंट पॉजिटिव है, ऊपर आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, mv प्लस, क्योंकि पॉजिटिव y पे आया, ये फाइनल मोमेंटम आ गया। अब देखिए कंपोनेंट में लिखने से क्या फ़ायदा हो गया कि अब हम आसानी से इन्हें सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अगर मैं 2 में से 1 को सबट्रैक्ट करूं तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल मैंने यहाँ पे 2 और 1 की जगह ये लिख दिया है pf माइनस vi, ठीक है। तो mv साइन थीटा माइनस mv साइन थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। mv cos थीटा माइनस ऑफ माइनस mv cos थीटा कितना हो गया, 2mv cos थीटा j कैप। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब देखो ये आपको मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। अगर मैं कहूँ मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है मोमेंटम का चेंज का, ये मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हो या इसको वेक्टर में ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, 2mv cos थीटा, 2mv cos थीटा ये होगा। डायरेक्शन किधर आ रहा है, जे कैप। जे कैप का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव वाई एक्सेस। डायरेक्शन किधर आ रहा है, जे कैप। जे कैप का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव वाई एक्सेस, यानी ये सरफेस था ना, और जो मोमेंटम का चेंज आ रहा है वो सरफेस से परपेंडिकुलर आ रहा है।
इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे भी जो चेंज है मोमेंटम का वो सरफेस से परपेंडिकुलर है और अवे फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से दूर की तरफ। ठीक, एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ। तो ये तो आपने देखिए पूरी वर्किंग की ना, कि ये आपका इनिशियल मोमेंटम था, ये फाइनल था, तुमने उन्हें एक्स वाई एक्सेस ले ली, पी आई लिख लिया, पी एफ लिख लिया कंपोनेंट के फॉर्म में और फिर डेल्टा पी निकाल लिया। ठीक, ये पूरी वर्किंग है। अब एमसीक्यूज़ के लिए, क्योंकि जब आप एमसीक्यू लगाते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंटली आपको एमसीक्यू में मिलती है इस तरीके की प्रॉब्लम, तो वहाँ पे हम इतना ये पूरी वर्किंग नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हम सीधे करेक्ट एंड इक्वेशन अप्लाई करें। तो एमसीक्यू के लिए हम याद रखेंगे कि अगर इलास्टिक रिबाउंड हो रहा है, ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर सरफेस है और उससे इलास्टिक रिबाउंड, जितना भी मैं एमसीक्यू बताता हूँ ना आखिरी में, रिमेंबर उसको बॉक्स बना के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एंड एप्लीकेशन होते हैं, ये एकदम अपने को याद होने चाहिए। तो अगर इलास्टिक रिबाउंड हुआ, एम मास की बॉल वी स्पीड से हिट की, कितने नॉर्मल के साथ एंगल पे, थीटा पे, और थीटा ही एंगल पे वो रिबाउंड कर गई सेम स्पीड से, इसी को इलास्टिक रिबाउंड कहते हैं। तो पहला चीज़ याद रखना, मोमेंटम का कितना चेंज होगा, 2 mv cos थीटा। कितना चेंज होगा, 2 mv cos थीटा, ये याद रखेंगे, 2 mv cos थीटा। किधर चेंज होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर। अगर मैं पूछूं भाई ये बताओ बॉल के मोमेंटम का चेंज, क्योंकि चेंज अगेन वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज का डायरेक्शन किधर होगा, जिस सरफेस से रिबाउंडिंग हो रही है उससे परपेंडिकुलर, जिस सरफेस से रिबाउंडिंग हो रही है उससे परपेंडिकुलर। ये तो ये एमसीक्यू के लिए एंड एप्लीकेशन हम याद रखेंगे। और याद रखना, जब आप एमसीक्यू पे ये अप्लाई करोगे 2 mv cos थीटा, तो थीटा इज द एंगल मेड विद द नॉर्मल। तुम्हारे जो हमने डिराइव किया है उसमें थीटा किसके साथ एंगल है, नॉर्मल के साथ, परपेंडिकुलर के साथ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज़ में एंगल सरफेस के साथ थीटा दे दिया जाता है, तो वहाँ ये गलती मत कर देना कि आंसर लिख दो 2 mv cos थीटा, क्योंकि हमारे केस में जब आप ये लगा रहे हो 2 mv cos थीटा, तो थीटा किसके साथ एंगल लिया गया है, नॉर्मल के साथ। ठीक है, तो ये आपका एंड रिजल्ट है। एक प्रॉब्लम इस पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, और वो आपको दी है कि एक सरफेस पे रिबाउंड की, ठीक है, ये नॉर्मल आपका दिया हुआ है, और बॉल आपकी आई और इलास्टिकली वो रिबाउंड कर गई सेम स्पीड से। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 2 एक्सेस अपने को दी हुई है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है कि सरफेस के अलोंग एक एक्सेस दी है और एक एक्सेस सरफेस से परपेंडिकुलर दी है। ठीक है, एक एक्सेस सरफेस से परपेंडिकुलर दी है। मान लीजिए ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, और आपसे कह रहा है एट एन एंगल थीटा विद द सरफेस। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, थीटा विद द सरफेस, यानी ये एंगल यहाँ थीटा दिया है। प्रॉब्लम ये है, थीटा किसके साथ एंगल दिया है, सरफेस के साथ। ठीक, तो ये एमसीक्यू है। ठीक है, मान लो एक एमसीक्यू आपके सामने है कि बॉल एम मास की हॉरिजॉन्टल सरफेस को वी स्पीड से हिट कर रही है, इलास्टिकली रिबाउंड कर रही है, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम उन्होंने दे रखा है प्रॉब्लम में, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, और आपसे पूछ रहा है कि मोमेंटम का चेंज कितना होगा। और यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं। देखो सब में आई कैप और जे कैप है, यानी आपको डायरेक्शन भी ऑप्शंस बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे मैग्नीट्यूड बताओ कितना चेंज होगा। तो याद है आप कहते थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो चेंज होता था वो क्या होता था, 2 mv cos थीटा। लेकिन मैंने वहाँ आपसे एक पॉइंट कहा था केयरफुल रहने को कि थीटा किसके साथ एंगल होता है, नॉर्मल के साथ। थीटा किसके साथ एंगल है, नॉर्मल के साथ। अगर तुम डायरेक्ट अप्लाई करो, बी केयरफुल अबाउट दिस पॉइंट। यहाँ पे थीटा नॉर्मल के साथ नहीं एंगल उन्होंने दिया है, किसके साथ दिया है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अगर तुम सीधे एंड फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे, 2 mv cos, अब हमने जो एंगल लिया था वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है ना। तो आंसर क्या आएगा, 2 mv साइन थीटा। क्यों, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो एक तो इसका ध्यान रखना। कई बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं जब वो एंड फार्मूला अप्लाई करते हैं, वो फार्मूला याद रखे रहते हैं 2 mv cos थीटा, जहाँ थीटा दिखता है वो लिख देते हैं 2 mv cos थीटा। नहीं भाई, थीटा जब 2 mv cos थीटा तब होता अगर थीटा नॉर्मल के साथ होता, यहाँ सरफेस के साथ एंगल है तो 2 mv साइन थीटा। पहली चीज किधर चेंज होगा, याद है चेंज किधर होता है,
तो हमने कहा था जहाँ सरफेस से रिबाउंड हो रहा है उससे परपेंडिकुलर, और किधर अवे, क्योंकि परपेंडिकुलर तो नीचे भी हो सकता है, अवे, तो चेंज इधर होगा। याद है सीधे एंड वाला, देखो मैं अप्लाई कर रहा हूँ स्किल, वो समझा रहा हूँ कि एंड स्किल कैसे अप्लाई करोगे। तो किस एक्सेस पे चेंज हो रहा है? वाई एक्सेस पे। किस एक्सेस पे चेंज हो रहा है? वाई एक्सेस पे। कितना चेंज हो रहा है? 2mv sin थीटा। तो अगर तुम वेक्टर चेंज लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 2mv sin थीटा विच कैप, वाई पे कौन सा कैप होता है? जे कैप। तो कौन सा आंसर आपका होगा बताइए? 2mv sin थीटा जे कैप, ऑप्शन बी, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ गए? ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? तो ये हमने देखा हाउ वी कैन फाइंड द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम व्हेन इट इज इलास्टिकली रिबाउंडिंग मेकिंग सम एंगल। तो ये पहली क्लास थी आपकी न्यूटन्स लॉस की, जिसमें हमने देखा लीनियर मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, 1D में इलास्टिक रिबाउंड, 1D इन इलास्टिक रिबाउंड, 2D इलास्टिक रिबाउंड। ठीक, 2D इन इलास्टिक रिबाउंड हम लोग जब कोलिजन्स पढ़ेंगे वहाँ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आता है, उस पर होगा। हालांकि मेरा यूट्यूब पे एक पब्लिक लेक्चर भी है, बट वो नीट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है 2D इन इलास्टिक रिबाउंड। ठीक है, वो नीट के लिए नीडेड नहीं है। मेरा एक पब्लिक लेक्चर है यूट्यूब पे, वो जेई के लिए खास करके लिए नीडेड है। ठीक है ना। अब जो हमारा सेकेंड क्लास होगी उसमें हम देखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ, और हम ये देखेंगे कि सेकेंड लॉ एक एक्सटर्नल फोर्स को, नेट एक्सटर्नल फोर्स को रिलेट करेगा किसके साथ? विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ। और फिर हम उस सेकेंड लॉ का एक स्पेशल केस देखेंगे, F = ma, और जितनी रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी वो करेंगे। ठीक है।